नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास के अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। इससे पहले दोस्तों आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा होगा, जिसमें मैंने 80 प्रश्नों को कराया था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसके आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 81 को। प्रश्न नंबर 81 है, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है। तो दोस्तों, अगर बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता की बात करें तो बालकों की शिक्षा के लिए हमें बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम बाल मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे तो हम जान पाएंगे कि किस स्तर पर कौन सी विधि उचित होगी। आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। दोस्तों, अभी देखा जाए तो जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। पहले जो शिक्षा हुआ करती थी वो शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी। इसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना या समझना अति आवश्यक हो जाता है, जिससे बाल केंद्रित हित शिक्षा ही व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सकती है। क्योंकि दोस्तों, जो अब है शिक्षा वो बाल केंद्रित है, तो अगर बच्चे के बारे में जानेंगे तो उसे अच्छे से शिक्षित कर पाएंगे। अगला प्रश्न 82 नंबर, किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार होता है। तो दोस्तों, अगर साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार विधि से ही होता है। अगला प्रश्न 83 नंबर, वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, वंशानुक्रम क्या है? तो वे लक्षण जो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, वही वंशानुक्रम होता है। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशानुक्रम कहलाता है। मतलब माता पिता से बच्चों में और हमसे हमारे बच्चों में जो लक्षण जाएंगे उन्हें वंशानुक्रम कहेंगे। अगर बात करें रूथ बेनेडिक्ट की, तो इनके अनुसार कहते हैं वंशानुक्रम माता पिता से संतान की प्राप्ति होने वाले गुणों का नाम होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 84 नंबर, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं। तो दोस्तों, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जो दोस्तों शैशवावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है, और किशोरावस्था दोस्तों 12 से 18 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था को टीन एज भी कहते हैं। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन किया जाता है। किसका? बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न 86 नंबर, बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं। तो दोस्तों, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी बाल विकास के पक्ष हैं। अर्थात हम अगर कह सकते हैं कि बालक के सर्वांगीण विकास को करने के लिए जितने पक्ष आते हैं वो सभी बालक के विकास के पक्ष होंगे। अगला प्रश्न 87 नंबर, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो दोस्तों, शारीरिक विकास को वंशानुक्रम, जैसे वर्णांधता वंशानुक्रम से मिलती है। वातावरण, जिस वातावरण में रहते हैं, अच्छे वातावरण में रहेंगे तो अच्छे शरीर का गठन होगा, शारीरिक गठन होगा। पौष्टिक भोजन, अगर हम शुद्ध भोजन करेंगे तो शारीरिक विकास अच्छा होगा। अभ्यास और खेलकूद, निद्रा और विश्राम, ये सभी जो कारक हैं वो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न 88 नंबर, प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, प्रमुख रूप से अगर बालक में बात करें तो बालक में 3 संवेग पाए जाते हैं: क्रोध, भय और प्रेम। क्रोध, भय और प्रेम। अगर टोटल संवेग की बात की जाए तो दोस्तों 14 संवेग होते हैं, जो मैकडूगल ने बताए हैं। किसने बताए हैं? मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। अगला प्रश्न, बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों, शैशवावस्था की जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष या 12 वर्ष तक भी होता है, और किशोरावस्था दोस्तों 11 से 18 वर्ष या 12 से 18 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न 90 नंबर, अधिगम से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, अधिगम क्या है? किसी भी ज्ञान को अर्जन करना, किसी भी ज्ञान को सीखना ही क्या है? किसी भी बात को सीखना ही अधिगम है। अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया है। क्रो और क्रो के अनुसार ज्ञान एवं आवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ज्ञान और आवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। अगला प्रश्न 91 नंबर, वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामान्य रूप में वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। दोस्तों, वातावरण क्या है? जैसे यहाँ एक मनुष्य है, इस मनुष्य के चारों ओर जो चीज़ें इसे प्रभावित करती हैं, जैसे जल, वायु, पर्वत, पहाड़, हवा, ये सब मनुष्य को प्रभावित करते हैं, प्रकृति। तो ये दोस्तों सब क्या है? ये सब वातावरण है। तो मनुष्य के चारों ओर का विद्यमान वह क्षेत्र जो उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो दोस्तों, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। नंबर पहला होता है इंद्रियगामक अवस्था।
इसकी जो उम्र होती है 0 से 2 वर्ष बताई गई है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष बताई गई है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष बताई गई है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से अधिक बताई गई है। अगला प्रश्न दोस्तों 93 नंबर, स्मृति किसे कहते हैं? तो सीखे हुए जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में लाना, मतलब जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनको पुनः स्मरण करना ही क्या है? स्मृति है। सीखे हुए ध्यान को धारण करना ही स्मृति है। अगला प्रश्न, कॉलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया? तो दोस्तों कॉलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। कॉलर ने जो प्रयोग किया था वो बनमानुष पर किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। क्या था दोस्तों? सुल्तान। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने सीखने का प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक कहते हैं कि बार बार प्रयत्न करो, बार बार तो गलती होगी, धीरे धीरे गलतियों की संख्या, त्रुटियों की संख्या कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप किसी भी कार्य को बिना गलती के कर पाएंगे। तो थॉर्नडाइक ने दिया प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। अगला प्रश्न 96 नंबर, पावलोव ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया? तो दोस्तों अगर पावलोव की बात करें तो अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा? शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल थ्योरी। अगला प्रश्न दोस्तों है, स्किनर के सीखने के सिद्धांत का नाम क्या है? तो दोस्तों स्किनर का जो सीखने का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। दोस्तों पावलोव का केवल अनुबंधन है और स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। अगला प्रश्न दोस्तों, अवधान क्या है? अवधान क्या है? तो दोस्तों किसी एक ही बिंदु पर चेतना का केंद्रीकरण, किसी एक बिंदु पर चेतना का केंद्रीकरण, चेतना को केंद्रित करना ही अवधान कहलाता है। बुद्धि परीक्षण क्या है? तो दोस्तों बुद्धि मापन का जो परीक्षण किया जाता है उसे बुद्धि परीक्षण कहते हैं। प्रश्न नंबर 100, चिंतन क्या है? तो दोस्तों चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। जब हमारे पास कोई हमारे सामने जब कोई समस्या आती है तो उसके बारे में विचार करना ही क्या कहलाता है? दोस्तों चिंतन कहलाता है। अगला प्रश्न, तर्क क्या है? तो दोस्तों तर्क क्या है? जब हम चिंतन करते हैं और जब किसी चीज़ का हल निकाल रहे होते हैं तो उस पर तर्क करते हैं। तो दोस्तों उद्देश्यों या लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। उद्देश्य या लक्ष्य को ध्यान में रख करके जो चिंतन किया जाता है उसे तर्क कहते हैं। दोस्तों कल्पना क्या है? जो वस्तु हमारे सामने नहीं है उनके बारे में चिंतन करना, जैसे परोक्ष वस्तुओं के बारे में चिंतन करना ही क्या कहलाता है? दोस्तों कल्पना कहलाता है। प्रश्न नंबर 103, स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं का नाम बताइए। तो दोस्तों स्मृति में सबसे पहले सीखना होगा, फिर धारण करना, फिर पुनः स्मरण, फिर पहचान करना। सबसे पहले दोस्तों हम किसी वस्तु को सीखेंगे, सीखने के बाद उसे अपने मस्तिष्क में, अपने मन मस्तिष्क में उसे धारण करेंगे, फिर उसे दोबारा से रिकॉल करेंगे, उसके बाद पहचान कर पाएंगे कि हाँ ये वही वस्तु है। जैसे अगर बात करें हम आम सबने देखा है तो दोस्तों सबसे पहले सीखा कि आम, फिर उसका चित्र धारण किया अपने मन में कि हाँ आम कैसा होता है। फिर जब कभी आम दिखाई देगा तो आप पुनः स्मरण करेंगे क्या ये आम ही है, फिर उसके बाद आप उसे पहचान लेंगे कहाँ ये आम है। अगला प्रश्न 104, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा बॉक्स निर्माण किस विकास अवस्था में होता है? तो दोस्तों ये सारी की सारी विशेषताएं सहस्वावस्था की, भाषा विकास की सहस्वावस्था है। क्योंकि जब बच्चा सहस्वावस्था में होता है तो किसी बात को कह नहीं पाता, केवल क्रंदन करता है, रोने लगता है, बलबलाने लगता है, या अपने हाव भाव से अपनी जो इच्छा होती है उनकी पूर्ति करता है, उनको इशारा करता है। अगला प्रश्न 105, अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो दोस्तों अशिक्षित बुद्धि वाले जो है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं। कौन से? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और दोस्तों शिक्षित के लिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं। कॉलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो दोस्तों बनमानुष के ऊपर किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। क्या था? सुल्तान। अगला प्रश्न, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा? तो दोस्तों स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। क्या कहा है? तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया? तो दोस्तों हल ने सीखने का प्रबलन का सिद्धांत दिया। कौन सा? प्रबलन का। गुथ्री का सिद्धांत दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समीपता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों अगर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करें तो जीन पियाजे ने, और इसी के आगे अगर हम जोड़ दें सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अगर सामाजिक शब्द आगे लग जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों लेव वाइगोत्स्की का। तो यहाँ पर क्या होगा? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न, सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों जहाँ सामाजिक की बात है वह वाइगोत्स्की होते हैं। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया पर के प्रति ध्यान केंद्रित करती है और उससे लगाव उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जहाँ ध्यान केंद्रित होता है वहाँ रुचि होती है। क्या होती है? रुचि।
अगला प्रश्न 113 नंबर, जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है तो यह सीखने की कौन सी विधि है। जब दोस्तों देख करके सीखता है, देख करके सीखता है मतलब निरीक्षण करके सीखता है तो उसे निरीक्षण विधि कहेंगे। अगला प्रश्न 114 नंबर, अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक की किस विधि के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों जब बार बार करके सीख जाता है तो इसे कहते हैं प्रयत्न और भूल की विधि या प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 115, जब एक कुत्ते के सामने पहली घंटी बजाई जाती है फिर उसी के सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्रावित करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने पर प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की मतलब बिना भोजन दिए ही कुत्ते के द्वारा लार स्राव करना किसके कारण होता है, ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों पावलोव का ये सिद्धांत है, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने क्या किया था, घंटी की आवाज़ और कुत्ते की लार के बीच संबंध स्थापित कर दिया था, एक बॉन्ड बना दिया था, इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। अगला प्रश्न 116 नंबर, जिन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उप प्रक्रियाओं में किया है। तो दोस्तों एक आत्मसातीकरण और एक व्यवस्थापन है, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, एसिमुलेशन और एक्यूमोडेशन। ये दोनों दोस्तों अनुकूलन में आती हैं, जो दोनों दी हैं ये अनुकूलन में आती हैं। अगला प्रश्न 117 नंबर, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है। तो दोस्तों पहली इंद्रियात्मक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक। तो दोस्तों तीसरी कौन सी, मूर्त संक्रियात्मक, जो 7 से 12 वर्ष तक चलती है। कब से, 7 से 12 वर्ष तक। और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक होती है। अगला प्रश्न 118 नंबर, बालक के संवेगात्मक विकास के संबंध, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों संवेगात्मक विकास सिद्धांत जो दिया है वो जीन पियाजे ने दिया है। अगला प्रश्न, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विधाओं के मानसिक योग्यताओं को वर्णन किया है। तो दोस्तों गिलफोर्ड ने विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, ये 3 बिंदु अपने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में दिए हैं, 3D मॉडल। अगला प्रश्न 120, युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में व्यक्त किया है। तो दोस्तों अगर युंग की बात की जाए तो इन्होंने 3 भागों में व्यक्त किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। जो दोस्तों अपने बारे में केवल विचार करता है, अपने किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, वो अंतर्मुखी होगा। जो दोस्तों बहिर्मुखी होगा वो समाज से, सामाजिक कार्य करता है, समाज में बैठता है, हर किसी से बात करता है, तो वो बहिर्मुखी होगा। और दोस्तों जो अपने आंतरिक भाव से भी मतलब रखता है और बहिर्मुखी मतलब बाहर के लोगों से मतलब रखता है, दोनों का मिला जुला रूप उभयमुखी होता है। अगला प्रश्न 121 नंबर, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है क्या कहलाती है। तो दोस्तों ऐसे चिंतन को हम तर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। 122 नंबर, बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होते हैं क्या कहलाते हैं। दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य जब होता है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है तो बालक हर किसी स्थिति में अपने आप को समायोजन कर पाता है। अगला प्रश्न 123 नंबर, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है। दोस्तों उसे सीखने का वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सीखने का वक्र कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। दोस्तों इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और जुड़ने के लिए आप टाइप करें @MLID स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।